नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, व्हाट आर अर्थ मूवमेंट्स, भू संचलन क्या है। तो आज हमारा जो फिजिकल ज्योग्राफी का जो आज हमारा जो टॉपिक है वो भू संचलन पर आधारित है। जो पृथ्वी के अंदर जो अभिक्रियाएं होती हैं उनमें जो मूवमेंट्स होते हैं जिसके कारण नई संरचनाओं का निर्माण होता है और पुरानी संरचनाओं का विनाश होता है, वो कौन कौन से बल हैं, वो कौन कौन से संचलन हैं, उस पर आज हम अपना लेक्चर लेके आए हैं। तो इससे पहले कि हम अपना लेक्चर ये जो भू संचलन पर है इसको शुरू करें, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स और यूपी स्पेशल, ये चारों जो है वीडियोस रेगुलरली जो है अपलोड किए जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। व्हाट आर अर्थ मूवमेंट्स, भू संचलन क्या है। इंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस, अंतर्जात और बहिर्जात बल। तो पहले ये देखते हैं ये भू संचलन किसे कहते, किसको है भू संचलन। तो ये जो हमारा अर्थ का क्रस्ट है, जो हमारी ऊपरी परत है सबसे ऊपर, वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, समय समय पर चेंज होती रहती है। लेकिन ये प्रोसेस इतना स्लो होता है कि वो हमको जो हमारा जीवन काल है 70-80 साल, उसमें कभी तो दिख जाता है और कभी नहीं दिखता है। लेकिन ये तय है कि यह सरफेस हमारा धरती का एक समान एक जगह पे नहीं रहता है और समय के साथ साथ इसमें विकास का कार्य होता रहता है और उसके लिए कई कारण जिम्मेदार हैं। इन कारणों को हम आगे देखेंगे। ये प्रोसेस स्लो भी हो सकता है और फास्ट भी हो सकता है। और ये जो फोर्सेस हैं, जो ये बल हैं, जो हमारे जो धरती का जो हमारा लैंड फॉर्म है, अर्थात जो हमारी भू आकृति है, इसमें जो भौतिक और जो रासायनिक बदलाव आते हैं, वो उसके कारण होता क्या है कि हमारे जो धरती है, जो हमारे जो सरफेस है पृथ्वी का, वो उसकी आकृति बदल सकती है। आकृति कैसे बदलेगी? जहां पर आज समतल है वहां पे आज से 500-1000 साल के बाद पहाड़ होगा। जहां पे आज पहाड़ है वहां पे आने वाले समय में महासागर हो सकता है। एक उदाहरण आपको बताता हूं कि जहां पर आज हिमालय है वहां पर कभी टेथिस सागर हुआ करता था। तो यही बदलाव है कि जहां पर टेथिस सागर था वहां पर आज दुनिया के सबसे नए और सबसे ऊंचे पहाड़ जो है खड़े हैं। इसी को जो है जियोमॉर्फिक स्ट्रक्चर, भू आकृतियों में जो चेंज होता है वो इसी प्रकार का होता है। और ये इसके लिए कुछ कारण जिम्मेदार होते हैं। उन कारणों को हम दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, एंडोजेनिक फोर्सेस और एक्सोजेनिक फोर्सेस। अर्थात इसको कहेंगे, एंडोजेनिक को कहेंगे अंतर्जात बल और एक्सोजेनिक को कहेंगे बहिर्जात बल। इसको अंतर्जात संचलन भी कह सकते हैं और अंतर्जात बल भी कह सकते हैं। ऐसे इसको बहिर्जात संचलन और बहिर्जात बल। आइए मित्रों देखते हैं कि ये एंडोजेनिक फोर्सेस क्या है और एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या है। एंडोजेनिक फोर्सेस जो है वो फोर्सेस हैं, अर्थात वो बल हैं जो पृथ्वी के अंदर से जो उत्पन्न होते हैं और पृथ्वी के अंदर से ही जो है वो अपना काम करते हैं। आपने देखा कि पृथ्वी के अंदर से जो बल उत्पन्न हुए और पृथ्वी के अंदर से ही उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया, वहीं से ही वो पृथ्वी की जो भू आकृति है उसमें बदलाव लाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि टेथिस सागर की जगह पे हिमालय पर्वत खड़ा है। ये एक एंडोजेनिक जो है, अर्थात जो अंतर्जात बल है, अंदर से कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण वो आगे हम पढ़ेंगे क्या कारण हुए। वो कुछ अंदर से कुछ ऐसा हुआ समझिए कि जिसके कारण वो धरती ऊपर उठने लगी और आज भी वो धरती उठ रही है। अभी चाइना ने जो है माउंट एवरेस्ट की जब ऊंचाई नापी है तो वो पहले से ज्यादा बढ़ी हुई पाई गई है। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे बल भी हैं, कुछ ऐसी प्राकृतिक जो है अभिक्रियाएं हैं जो पृथ्वी के जो सरफेस के ऊपर होती हैं और वहीं पर वो काम करती हैं, वहीं पर उत्पन्न होती है, वहीं पर काम करती हैं। इनको हम बहिर्जात बल कहते हैं। तो आपने समझ लिया होगा कि अंतर्जात बल, जो पृथ्वी के अंदर से आवे बल, वो अंतर्जात बल है और जो पृथ्वी के बाहर से अपना काम करे वो बहिर्जात बल है। अब ये जो अंतर्जात बल है और बहिर्जात बल है, ये क्या है? तो ये कोई एक चीज नहीं है। इनको भी हम कई कई जो है सब डिवीजन में बांटेंगे, अंतर्जात बल और बहिर्जात बल को, तभी उसको समझ में आएगा। तो जो अंतर्जात बल है ये कैटास्ट्रॉफिक मूवमेंट भी हो सकता है, अर्थात
इसको कहते हैं अकस्मात अंतर्जात बल। और डायस्ट्रॉफिक भी हो सकता है, इनको कहते हैं पटल विरूपणी बल। हिंदी भी शब्द मैं बोल रहा हूं, आप उससे उसको कनेक्ट कर लीजिएगा। जो कैटास्ट्रॉफिक बल होते हैं, ये एकदम से कुछ घटना हो जाती है, उसको कैटास्ट्रॉफिक मूवमेंट कहते हैं। जैसे वॉल्केनो का होना, सुनामी का आना, ज्वालामुखी का फटना, भूकंप का आना, ये सभी चीजें जो हैं ये कैटास्ट्रॉफिक मूवमेंट है। इनको अकस्मात अंतर्जात बल भी कहते हैं और विनाशकारी संचलन भी कहते हैं, क्योंकि इससे जो है कुछ टूट फूट, कुछ विनाश होता है। दूसरी बात, ये डायस्ट्रॉफिक मूवमेंट है, ये पटल विरूपणी बल है, ये बहुत ही स्लो काम करते हैं और जो धरती का पटल है, जो धरती का क्रस्ट है, भूपर्पट्टी है, उसमें धीरे 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 बदलाव लाते हैं। और ये सृजनकारी जो संचलन है, ये विनाशकारी संचलन है, ये सृजनकारी संचलन है। इनको हम डायस्ट्रॉफिक मूवमेंट भी कहते हैं। अब ये जो डायस्ट्रॉफिक मूवमेंट है, ये 3 प्रकार के हो सकते हैं: आइसोस्टैटिक मूवमेंट, इओस्टैटिक मूवमेंट्स और टेक्टोनिक मूवमेंट्स। आइए देखते हैं अगली स्लाइड में कि ये आइसोस्टैटिक, इओस्टैटिक और टेक्टोनिक मूवमेंट्स क्या है। तो आइसोस्टैटिक मूवमेंट, इसकी हिंदी कहीं नहीं मिली, तो इसको ऐसे समझिएगा, आइसोस्टैटिक मूवमेंट्स वो संचलन बल हैं जो हमारे महाद्वीपों में कि जो उसकी सतह है उसमें बदलाव लाते हैं। महाद्वीपों की सतह में जो बदलाव लाते हैं बल, उनको आइसोस्टैटिक बल कहते हैं। अर्थात कोई महाद्वीप का कोई हिस्सा ऊपर उठ गया या नीचे धंस गया या समुद्र के अंदर चला गया, डूब गया, तो ये सब जो है आइसोस्टैटिक मूवमेंट्स के द्वारा होता है। इसके अलावा जो दूसरा है इओस्टैटिक मूवमेंट्स, ये जो इओस्टैटिक मूवमेंट्स होते हैं, ये जो महासागर में जो हमारा सी लेवल है, अर्थात जो जल का जो लेवल है, जो हमारा समुद्र का लेवल है, उसमें जो बदलाव होते हैं वो इओस्टैटिक मूवमेंट्स के कारण होते हैं। इसको हमने पढ़ा आइसोस्टैटिक्स और इसको पढ़ा इओस्टैटिक्स मूवमेंट। तो और जल में जो लेवल है, जो हमारा जल की सतह का लेवल है समुद्र का, उनमें बदलाव क्यों होता है? जैसे आपको बताया मैंने, कोई भूकंप आया, कोई जगह जो है जमीन से ऊपर उठ गई, कोई नीचे आ गई। जब एकदम से कोई डिप्रेशन बन गया तो जो पानी है वो उस जगह में वो भरने का प्रयास करेगा और समुद्र का तल थोड़ा सा नीचे हो जाएगा। इसके अतिरिक्त अगर कहीं पर हमारे जो ग्लेशियर्स हैं, जो अंटार्कटिक और आर्कटिक की बर्फ पिघल रही है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और बहुत भारी मात्रा में नदियों के थ्रू जो जल है वो समुद्र में ज्यादा मात्रा में मिल रहा है, इससे आने वाले दिनों में जो समुद्र का लेवल है वो ऊपर उठ जाएगा। तो इस प्रकार से जो समुद्र का लेवल है उसमें बदलाव आएगा। ये सब इओस्टैटिक मूवमेंट्स माने जाएंगे। इसके अतिरिक्त जो टेक्टोनिक मूवमेंट्स हैं, अर्थात जो प्लेट विवर्तकी है, जो हमारी प्लेट्स हैं, वो या तो कन्वर्जेंस टाइप की होंगी या तो डाइवर्जेंस टाइप की प्लेट्स होंगी। तो इनके कारण क्या होता है कि वहां पर या तो कोई फोल्ड पड़ेगा या तो कहीं पर संपीड़न होगा और नए नए पहाड़ बन सकते हैं, ज्वालामुखी हो सकते हैं। ये सब हो सकता है टेक्टोनिक मूवमेंट्स के कारण। नई प्लेट जो है, जो हल्की प्लेट है वो पुरानी प्लेट के नीचे जाएगी तो सतह का विनाश होगा। जब डाइवर्जेंस प्लेट होगी, अर्थात जो जहां पर हमारी प्लेट्स अलग अलग मूव कर रही हैं वहां पे नई सतह का निर्माण होगा और यहाँ पर विनाश हो जाएगा। अब आइए देखते हैं बहिर्जात बल के बारे में, एक्सोजेनिक फोर्सेस। अर्थात मैंने आपको बताया जो पृथ्वी की सतह के ऊपर ही वो बल जो है उत्पन्न होगा और वहीं पर काम करेगा। तो एक्सोजेनिक फोर्सेस इंक्लूड प्रोसेस ऑफ डिनुडेशन। डिनुडेशन का मतलब आप समझिए, इसका हिंदी शब्द होगा अनाच्छादन। अनाच्छादन अच्छा, कोई चीज ढकी हुई है तो उसको अगर हटा दिया जाए, जो ढका है उसको हटा के खोल दिया जाए तो उसको अनाच्छादन कह देंगे, डिनुडेशन। तो एक्सोजेनिक फोर्सेस जो मेनली है वो अनाच्छादन है। कोई चीज कहीं पर रखी हुई है, वहां से हटा दी जाए तो अनाच्छादन हो जाएगा। और अनाच्छादन की प्रक्रिया मुख्यतः 3 प्रकार से हो सकती है। एक वेदरिंग, वेदरिंग को कहेंगे अपक्षय, और इरोजन को कहेंगे अपर्दन, और मास मूवमेंट इसको कहेंगे वृहद संचलन।
वृहद संचलन। तो हमने देखा कि एक्सोजेनिक जो फोर्सेस है वो मुख्यतः क्या है, वो अनाच्छादन का प्रोसेस है, और ये तीन प्रकार से हो सकता है। ये अपक्षय हो सकता है, अपर्दन हो सकता है, या वृहद संचलन हो सकता है। अब आइए देखिए अपक्षय क्या है। अपक्षय है कि क्लाइमेट, जो मौसम है, जो वहां का वातावरण है, तापमान है, वर्षा है, इसके कारण जो किसी भी क्षेत्र में जो रॉक्स हैं, जो चट्टाने हैं, उनमें टूट फूट हो सकती है। ये संभव है कि कोई रॉक है जिसमें कोई डिप्रेशन है, कोई जगह है, जब बारिश हुई तो उनमें पानी भर गया, उसके बाद जब मौसम बहुत ठंडा हो गया, उन पानी जो है बर्फ में बदल गया, जब बर्फ में बदला तो उसके आयतन में वृद्धि हुई, आयतन में वृद्धि हुई तो उसने रॉक को दो टुकड़ों में तोड़ दिया। तो इस प्रकार से अपक्षय हो सकता है, जो हमारी जो चट्टाने हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट सकती हैं। अगला देखते हैं इरोजन। इरोजन का मतलब होता है अपर्दन। अपर्दन का मतलब ऊपर की परत हट जाना। इसमें क्या है कि जो एक बार अपक्षय के कारण जो पत्थर छोटे टुकड़ों में हुए थे वो और भी छोटे टुकड़ों में टूट जाएं, अर्थात वो जो रॉक है, जो टुकड़े हैं, छोटे पत्थर हैं, पेबल्स हैं, वो टूट के अगर मृदा में परिवर्तित हो जाते हैं, अर्थात फाइन हो जाते हैं, तो इसको हम अपर्दन कहेंगे। ये इसमें केवल टूट फूट ही जिम्मेदार नहीं है, इसमें जो वो मृदा बनी उसका ट्रांसपोर्टेशन भी अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है तो वो अपर्दन में होगा। अपर्दन में जो है दो चीजें शामिल हैं। अपर्दन इज इक्वल टू अपक्षय प्लस परिवहन। मतलब एक तो टूट फूट हो जाए रॉक का, और दूसरी बात उसका उस स्थान से स्थान परिवर्तन हो जाए, तो इसको हम अपर्दन कहेंगे। और ये अपर्दन किसके द्वारा होगा, ये ट्रांसपोर्टेशन, ये बहते हुए जल के द्वारा हो सकता है, ये वायु के द्वारा हो सकता है, ये ग्लेशियर जब चलते हैं हिमनद उनके कारण हो सकता है, और जो महासागरीय जो तरंगे और जो धाराएं हैं उनके द्वारा भी अपर्दन हो सकता है। इसके अतिरिक्त आइए देखें मास मूवमेंट क्या है। मास मूवमेंट को मैंने आपको हिंदी में बताया, इसको वृहद संचलन कहते हैं। वृहद संचलन का मतलब है कि किसी पहाड़ के ऊपर मान लीजिए जो पत्थर है, रॉक्स हैं, वो सेट हैं और एकदम से भूकंप आया, तो जो बड़े बड़े पत्थर हैं वो नीचे की ओर खिसकना शुरू हो जाते हैं। क्यों खिसकते हैं? क्योंकि उनमें ऑटोमेटिकली ग्रेविटी होती है। ग्रेविटी उन पत्थरों को नीचे की ओर अट्रैक्ट करती है और वो स्लोप पर नीचे खिसकने लगेंगे। इसको आप भूस्खलन के द्वारा समझ सकते हैं। या जो हिमनद होते हैं वो जब नीचे की ओर चलते हैं तो अपने साथ जो मलबा है, जो पत्थर है, बड़े बड़े रॉक्स हैं, वो सब लेकर के चलते हैं और वो अपने रास्ते में पूरा अपर्दन और अपक्षय भी करते हुए चलते हैं। तो इसको मास मूवमेंट कहेंगे। जब बड़ी मात्रा में बड़े बड़े पत्थर नीचे की ओर सरकेंगे तो बृहद मूवमेंट हो जाएगा। आइए एक बार रिपीट कर लेते हैं कि जो पृथ्वी की जो सतह है उसमें जो बदलाव होते हैं वो दो कारणों से हो सकते हैं। एक एंडोजेनिक फोर्सेस, एक एक्सोजेनिक अर्थात अंतर्जात और बहिर्जात। अंतर्जात को हमने दो भागों में बांटा, एक विनाशकारी संचलन, एक निर्माणकारी संचलन। विनाशकारी संचलन वो है जो एकदम से अकस्मात हो जाते हैं, तो उनको अकस्मात अंतर्जात बल भी कहते हैं। और डायस्ट्रॉफिक धीरे धीरे होते हैं, इसलिए इनको पटल विरूपणी बल भी कहते हैं। ये जो सरफेस में उसकी आकृति में चेंज ले आते हैं। ये कैटास्ट्रॉफिक का उदाहरण है वॉल्केनो, सुनामी और अर्थक्वेक्स। और डायस्ट्रॉफिक मूवमेंट्स में तीन प्रकार के हो सकते हैं, आइसोस्टैटिक, इओस्टैटिक और टेक्टोनिक मूवमेंट्स। आइसोस्टैटिक क्या है? आइसोस्टैटिक वो बल है, वो संचलन है जो हमारे महाद्वीपों के भू आकृति में परिवर्तन लाते हैं। और इओस्टैटिक क्या है? जो हमारे सी लेवल में चेंज लाते हैं। और टेक्टोनिक मूवमेंट्स क्या है? उनके कारण कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस होता है, नई जमीन बनती है, पुरानी जमीन का ह्रास होता है, विनाश होता है, पर्वतों का निर्माण होता है। ये सब टेक्टोनिक मूवमेंट से होता है। उसके बाद हमने एक्सोजेनिक फोर्सेस देखे, जिसमें हमारे तीन प्रकार के फोर्सेस एक्सोजेनिक हो सकते हैं, वेदरिंग, इरोजन और मास मूवमेंट। वेदरिंग क्या है? तापमान, बारिश,
और मौसम, इन सब के कारण अगर रॉक्स छोटे टुकड़ों में टूट जाए तो विदरिंग है, अगर वो बहुत छोटे टुकड़ों में टूट जाए तो अपरदन है, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो ट्रांसपोर्ट भी होना चाहिए। कैसे ट्रांसपोर्ट होगा? जल से होगा, वायु से होगा, ग्लेशियर के साथ होगा। इसके अलावा मास मूवमेंट हमने देखा, जब रॉक जो है पहाड़ के ऊपर से नीचे की ओर स्लोप्स में लुढ़कती है बहुत ज्यादा तेजी के साथ, तो वो मास मूवमेंट है, उसमें बड़े बड़े पत्थर एक साथ समूह में नीचे की ओर चल पड़ते हैं, तो इसको हम मास मूवमेंट या बृहद संचलन कहते हैं। तो चलिए मित्रों, ये जो अपना भू संचलन वाला वीडियो है यही समाप्त करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सब समझ में आया होगा। चूंकि ये भूगोल का थोड़ा कठिन टॉपिक है, इसलिए मैंने इसको रिवाइज भी किया। चलिए मित्रों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, हमारी मेहनत आपको परीक्षा उपयोगी लगी हो आपके लिए, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।